तो चलिए, आज खेत की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे लहलहाती फसल बन जाता है? या फिर एक गाय अच्छी क्वालिटी का दूध कैसे देती है? आज हम पशुपालन और फसल उत्पादन के पीछे के इसी शानदार विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि एक कामयाब खेत, क्या वो सिर्फ दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा होता है, या फिर इसके पीछे एक मजबूत विज्ञान भी काम करता है? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी विज्ञान की परतों को खोलने पर होगी। देखिए, किसी भी खेत की कहानी हमेशा पौधों से शुरू होती है और हर पौधे की कहानी शुरू होती है उसके पोषण से। तो चलिए, सबसे पहले खेती की एकदम नींव यानी पौधों के पोषण को ही समझते हैं। इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हमारे खाने में रोटी चावल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, पौधों के लिए ठीक वैसे ही होते हैं मुख्य पोषक तत्व, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये उनका मेन कोर्स हैं। और जैसे हमारे लिए विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना, वैसे ही पौधों के लिए हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चाहिए तो कम मात्रा में, पर इनके बिना पौधे का काम चल ही नहीं सकता। एक पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें हवा और पानी से मिलने वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हैं ही, साथ में मिट्टी से मिलने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे कई दूसरे जरूरी तत्व भी शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पौधे इन पोषक तत्वों को सीधे सीधे नहीं ले सकते, मतलब जैसा हम उन्हें जानते हैं। होता यह है कि मिट्टी में मौजूद पानी इन तत्वों को आयंस नाम के छोटे छोटे चार्ज वाले पार्टिकल्स में बदल देता है। आप इन आयंस को एक तरह से पोषक तत्वों का डिलीवरी पैकेज समझ सकते हैं। पौधे की जड़ें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैकेजों को पहचानती हैं और उन्हें सोखती हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि पौधों को क्या चाहिए, पर एक किसान खेत में ये सब लागू कैसे करता है? यहीं पर काम आते हैं फसल उत्पादन के कुछ बहुत मजबूत सिद्धांत। आइए इन्हें भी समझते हैं। सबसे कारगर सिद्धांतों में से एक है फसल चक्र। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही जमीन पर बार बार एक ही फसल नहीं उगानी है। जरा सोचिए, अगर किसी किसान ने पहले साल मक्का उगाया जो मिट्टी से बहुत सारा नाइट्रोजन खींच लेता है, तो अगले साल वो मटर या चना जैसी फलीदार फसल उगा सकता है। ये फसलें तो कमाल करती हैं। ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे वापस मिट्टी में जमा कर देती हैं। मतलब ये तो एक तरह से प्राकृतिक खाद का काम करती हैं, है ना कमाल? और देखिए, जब मिट्टी सेहतमंद होती है तो फसलें भी एकदम पौष्टिक होती हैं, और यही पौष्टिक फसलें आगे चलकर पशुओं के लिए बेहतरीन चारा बनती हैं। बस यहीं से हमारी कहानी फसल उत्पादन से निकलकर पशुपालन की दुनिया में कदम रखती है। पशुपालन का मतलब सिर्फ जानवरों को खिलाना पिलाना ही नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। इसमें सही मैनेजमेंट से लेकर नस्ल सुधार तक बहुत कुछ शामिल होता है। तो चलिए, कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी शब्दों से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द आता है पशुधन, जिसे लाइव स्टॉक भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वे सभी जानवर जिन्हें किसान आर्थिक फायदे के लिए पालते हैं, चाहे वो दूध देने वाली गाय भैंस हो, मांस के लिए पाली जाने वाली बकरी हो, या फिर खेत जोतने वाला बैल। ये सब पशुधन है। एक और बहुत ही जरूरी शब्द है शुष्क काल, यानी कि ड्राई पीरियड। इसे एक तरह से माँ के लिए मैटरनिटी लीव की तरह समझ लीजिए। ये वो समय होता है जब दुधारू पशु दूध देना बंद कर देता है, ताकि वो अपने शरीर को आराम दे सके और अगले बच्चे के जन्म के लिए ताकत जुटा सके। कम से कम 60 दिनों का ये आराम पक्का करता है कि अगला बच्चा भी स्वस्थ हो और माँ फिर से भरपूर दूध दे सके। चलिए, अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। सवाल यह है कि किस भैंस की नस्ल के दूध में फैट यानी कि वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मुर्रा, बी नीली रावी, सी भदावरी, या फिर डी जाफराबादी। क्या लगता है, कौन सा सही जवाब होगा? और सही जवाब है सी भदावरी। ये याद रखने वाली बात है। दूध में जितना ज्यादा फैट होता है, उससे घी और मावा जैसी चीजें उतनी ही ज्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अच्छा, एक और सवाल, इस बार गायों के बारे में। आर्थिक रूप से मतलब कम लागत में ज्यादा दूध देने के लिए कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? ऑप्शन है ए साहिवाल, बी हरियाणा, सी अमृत महल, या डी देवनी। और इसका सही जवाब है ए साहिवाल। ये नस्ल अपनी जबरदस्त दूध उत्पादन क्षमता के लिए बहुत मशहूर है
और इसी वजह से इसे पालना किसानों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद होता है। तो अब तक हमने पौधों के पोषण, फसल उत्पादन और पशुपालन को अलग-अलग समझा। लेकिन असल में खेत में ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग होती ही नहीं है। ये तो एक ही सिस्टम, एक ही चक्र का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मिट्टी पौधों को पोषण देती है, पौधे पशुओं का पेट भरते हैं और फिर पशुओं का गोबर खाद बनकर वापस मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बना देता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत चक्र है और एक सफल खेती इसी संतुलन को साधने का ही दूसरा नाम है। और आखिर में एक सवाल, इस वैज्ञानिक समझ का इस्तेमाल करके हम आने वाले कल की खेती को और ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।